कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इंजीनियर है, बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम करता है। काम पूरा कर लेने के बाद जब वो घर पर जाता है तब घर पर हम उसकी बीवी एलिसन को देखते हैं। काफी दिनों से इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच में किसी वजह से मनमुटाव है और ये छोटी मोटी बात है, ये हर फैमिली के बीच में होते रहता है। एलिसन उससे कहती है कि घर पर मैंने एक छोटी पार्टी रखी है, आस पड़ोस के लोग आने वाले हैं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। यहाँ पर हम नेथन को देखते हैं जो इनका इकलौता बेटा है। इकलौता होने के नाते दोनों ही उससे बहुत प्यार करते हैं। नेथन को डायबिटीज है, इसलिए उसकी दवाइयाँ चल रही है। समय समय पर उसे इंजेक्शन और टेबलेट दिया जाता है, अगर न दिया जाए तो उसकी हालत खराब होने लगती है। टीवी पर न्यूज दिखाया जा रहा था कि हमारी पृथ्वी की तरफ एक बड़ा सा कोमेट आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हमारी पृथ्वी से होकर गुजर जाएगा, मतलब कि उस कोमेट से हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी न्यूज ये भी आ रही थी कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकता है। पार्टी शुरू होने से पहले जॉन कुछ बियर लाने के लिए अपने बेटे के साथ ग्रोसरी स्टोर पर जाता है। यहाँ पर ये लोग आसमान में ढेर सारे एरोप्लेन्स को देखते हैं। फिलहाल जॉन को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये एरोप्लेन्स किधर जा रहे हैं। जब वो अपने बेटे के साथ ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाता है तो उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज प्रेसिडेंशियल अलर्ट का था। जॉन को ये जान करके हैरानी होती है कि स्टोर में और भी कई सारे लोग थे, लेकिन उनके फोन पर कोई मैसेज अलर्ट नहीं आता। उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आता है और ये कॉल यूनाइटेड स्टेट होमलैंड सिक्योरिटी से आया था। जब वो कॉल को रिसीव करता है तब एक सोल्जर उससे बात करता है। वो जॉन से कहता है कि इमरजेंसी होने के नाते आपको एक शेल्टर में शिफ्ट होने के लिए चुना गया है। आप अपने साथ अपने बेटे और अपनी बीवी को ला सकते हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं। इसके बाद जब वो घर की तरफ जा रहा था तभी फिर से उसे रोड पर ढेर सारे आर्मी ट्रक्स दिखाई देते हैं। आसमान में अभी भी ढेरों एरोप्लेन्स जा रहे थे। वो इन सब को इग्नोर करके जल्दी से घर पर जाता है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसके पड़ोसी लोग पार्टी करने के लिए घर पर आ चुके हैं। लेकिन पार्टी करने के बजाय ये लोग टीवी पर उस कोमेट को गिरता हुआ देख रहे थे। वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका था। जैसे ही वो गिरता है तो पृथ्वी कांपने लगती है। जॉन भाग करके बाहर आता है क्योंकि वो उसके एरिया से थोड़ी ही दूर पर गिरा था। अचानक से वो एक तेज हवा के झोंके से नीचे गिर जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि भूकंप आ रहा है। न्यूज के जरिए इन्हें मालूम चलता है कि वो कोमेट फ्लोरिडा के सेंट्रल पर जाकर गिरा है और उस जगह का कुछ ऐसा हाल हो चुका है। न्यूज पर यह भी बताया जा रहा था कि कुछ समय के बाद फिर से कोमेट गिरने वाला है। उसी समय जॉन के पास फिर से होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से कॉल आता है और फिर से उससे वही कहा जाता है जो उससे पहले कहा गया था, लेकिन इस बार उसका फोन उसके टीवी से कनेक्ट था, इसलिए इस बारे में उसके पड़ोसियों को भी मालूम चल जाता है। उसके सभी पड़ोसी फोन को चेक करने लगते हैं, लेकिन उनके फोन पर कोई मैसेज नहीं आया था। वो काफी डर जाते हैं और भाग करके अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। इसके बाद जॉन और उसकी बीवी फौरन जा करके सारे सामान को एक बैग में पैक करने लगते हैं। ये लोग देखते हैं कि उस कोमेट की वजह से आसमान में हर तरफ धुआं फैला हुआ है, जो देखने में काफी डरावना लग रहा था। ये लोग अपनी कार में बैठते हैं और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी एलिसन की एक दोस्त अपनी बेटी को लेकर के इनके कार के सामने आ जाती है, जो इनसे कहती है कि मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन जॉन को पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब वहाँ पर चेकिंग होगी तो सोल्जर उसे बाहर निकाल देंगे, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर के नहीं जाता है। वो उसे मना कर देता है। दिन भर ड्राइविंग करने के बाद फाइनली रात में ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें मालूम चलता है कि एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो लोग चुने हुए थे ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की परमिशन थी। जॉन आगे बढ़ करके अपना आईडी और फोन दिखाता है। इसके बाद उसकी फैमिली को भी अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ कार्गो प्लेन्स थे जिनमें लोगों को बैठाया जा रहा था। जॉन अपने साथ 3 बैग लेकर के आया था और 3 बैग को अंदर ये लोग नहीं ले जा सकते थे। इनसे कहा जाता है कि वो जरूरी सामान को एक बैग में रख ले, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक बैग को ही ले जा सकते थे। सामान को रखते वक्त एलिसन को नेथन की दवाइयाँ नहीं मिलती है। तब जाकर जॉन को एहसास होता है कि उसकी दवाई तो कार में ही छूट गई है। जॉन अपनी बीवी से कहता है कि तुम प्लेन में बैठो, मैं दवाइयाँ लेकर के आता हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर चला जाता है दवाइयों को लाने के लिए। वो भागते हुए अपने कार के पास जाता है और अंदर उसे दवाई मिल भी जाती है। इधर जो एलिसन थी वो सोल्जर के पास जा करके उनसे कहती है कि हम कौन से प्लेन में जाएं, मेरे पति बाहर दवाई लेने के लिए गए हैं, वो आते ही होंगे। एलिसन को नहीं पता था, लेकिन वो दवाइयों के बारे में बता करके बहुत बड़ी गलती कर देती है। सोल्जर की टीम उसे अपने साथ ले करके कमांडर के पास जाते हैं, जहाँ कमांडर कहती है कि किसी भी मरीज को प्लेन में जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, जिस पर एलिसन रोने लगती है और वो कहती है कि इसे सिर्फ डायबिटीज है, ये सिर्फ 10 साल का है, इसे मैं कहीं नहीं छोड़ सकती हूँ। ये वाला इग्नोर करके हमें जाने
जाने दो। इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो भागते हुए जल्दी से अंदर आता है और अंदर आने के बाद वो चारों तरफ अपनी बीवी और बेटे को ढूंढने लगता है। सभी लोग प्लेन के अंदर जा रहे थे तो उसे भी लगा कि वो भी प्लेन के अंदर गई होगी। पहले तो वो हर तरफ एलिसन को आवाज लगाता है, फिर प्लेन के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था तो उसी वक्त प्लेन की तरफ ढेर सारे लोग भागते हुए आते हैं। इनके हाथों में हथियार था, ये लोग दंगे फसाद कर रहे थे। दरअसल ये लोग आम जनता थी और ये लोग भी प्लेन में बैठना चाहती थी। फायरिंग के दौरान गलती से फ्यूल का पाइप नीचे गिर जाता है और पाइप के जरिए ढेर सारा फ्यूल बाहर गिरने लगता है। एक छोटी सी चिंगारी फ्यूल को भड़का देती है जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है। दो प्लेन थे और दोनों ही धमाके से उड़ जाते हैं। एलिसन अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ गई थी। इस धमाके की वजह से कई सारे लोग मारे जाते हैं और कई तो जख्मी हो जाते हैं। जॉन खड़ा होता है और जल्दी से एक सोल्जर के पास जा करके अपनी बीवी और बच्चे के बारे में पूछने लगता है। ये वही सोल्जर था जो उसकी बीवी को कमांडर के पास लेकर के गया था। यहाँ वो सोल्जर उसे बताता है कि हाँ, तुम्हारे बेटे को डायबिटीज था तो इसीलिए उसे प्लेन में नहीं बैठाया गया, दोनों को एयरपोर्ट से बाहर भेज दिया गया है। इधर एलिसन अपने बेटे के साथ कार के पास जाती है और कार के अंदर दवाई को ढूंढने लगती है, लेकिन दवाई तो जॉन अपने साथ लेकर के चला गया था, इसलिए इन्हें दवाई नहीं मिलती है। इधर कुछ समय के बाद जॉन भी भागते हुए बाहर आता है। जब वो भागते हुए अपनी कार के पास आता है तब उसे मालूम चलता है कि एलिसन ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा है। लेटर पर उसने लिखा था कि वो नेथन को लेकर के अपने डैड के घर पर जा रही है, वो उससे वहीं पर मिलेगी। लेटर को पढ़ते ही उसके जान में जान आ जाती है। लेटर को पढ़ते ही उसे खुशी होती है इस बात की कि चलो उसकी बीवी बच्चे सलामत हैं। इसके बाद वो एलिसन के पास कॉल भी करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल कट जाता है। इधर एलिसन जब अपने बेटे के साथ रोड से होकर के जा रही थी तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। वो औरत भी अपने पति के साथ उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ इन्हें जाना था, तो इसीलिए वो इन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में एलिसन इन्हें बताती है कि वो अपने पति के साथ में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर हम बिछड़ गए और अब वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ जॉन बार बार एलिसन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था और एक बार तो किस्मत से कॉल लग भी जाता है। एलिसन उससे कहती है कि वो डैड के घर पर जा रही है और नेथन बिल्कुल सही सलामत है, मुझे लिफ्ट मिल चुका है, मैं सुबह तक डैड के घर पर पहुंच जाऊंगी, तुम भी जल्दी से वहाँ पर आ जाओ। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। जॉन कहता है कि ठीक है, इतना कहते ही कॉल कट हो जाती है। उसी समय जॉन देखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी ट्रक से कुछ सिविलियंस को लेकर के जा रहा था। जॉन उससे लिफ्ट मांग करके ट्रक में बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं, इनकी कार एक ट्रैफिक में फंस जाती है। दरअसल आगे के साइड में एक कैंप लगा हुआ था और इसी कैंप में ढेर सारे लोग रुक रहे थे। जाम लगने की वजह से कई लोग अपनी कार को लेकर के आगे नहीं जा पाते हैं। एलिसन को अपने बेटे की दवाई भी लेनी थी, इसलिए वो एक कैंप में जाकर के रुक जाती है। नेथन की हालत खराब हो रही थी, उसे दवाई भी देना जरूरी था। एक नर्स आकर के नेथन को इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देती हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वो नर्स इन्हें ये भी बताती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह में कई सारे आर्मी ट्रक्स यहाँ से निकलेंगे तो तुम भी उसमें बैठ करके अपने रास्ते पर जा सकती हो। यह सुन करके एलिसन को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो आधे रास्ते पर ही ट्रक से उतर गया था, क्योंकि ट्रक की मंजिल कहीं और थी और उसका मंजिल कहीं और है। वो एक घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो पानी पीता है और खुद को साफ करता है। ड्रोवर के अंदर से उसे कार की चाबी मिल जाती है और फिर कार को लेने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लगभग आधे घंटे के ड्राइविंग के बाद वो अपने ससुर जी के घर पर पहुंच जाता है। जब उसके ससुर जी यानी कि टॉम उसे अकेला देखता है तब वो उसे पूछता है कि मेरी बेटी और मेरा पोता कहाँ पर है। तब जॉन उसे बताता है कि उसने मुझसे कहा था कि वो यहीं पर आ रही है, हम एयरपोर्ट पर थे और हम अलग हो गए और उसने मुझे कॉल पर बताया था कि वो यहीं पर आ रही है। दोनों ही काफी डरे हुए थे क्योंकि इन दोनों को ही एलिसन की फिक्र थी। अगले दिन सुबह में हम एक बस को देखते हैं जिसमें एलिसन अपने बेटे के साथ में थी। बस से उतरने के बाद टेलीफोन के जरिए वो अपने पिता के पास कॉल करती है। जैसे ही इन्हें मालूम चलता है कि एलिसन कहाँ पर है तो दोनों ही कार लेकर के उसे लाने के लिए चले जाते हैं। फाइनली इस तरह से इन लोगों की मुलाकात हो ही जाती है। जॉन अपनी बीवी और बेटे को पा करके बहुत खुश होता है। एलिसन अपने पिता से मिलती है और फिर वो इन सब को लेकर के अपने घर वापस जाता है। टीवी पर न्यूज दिखाया जा रहा था कि कभी भी किसी भी वक्त एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस सकता है और इस एस्ट्रॉइड की वजह से भारी तबाही आ सकती है। स्पेस एजेंसी का मानना है कि इससे दुनिया तबाह भी हो सकती है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को चुना गया है ताकि दुनिया को बचाया जा सके। ग्रीनलैंड के पास एक बड़ा सा बंकर बना हुआ है जिसमें कुछ चुने हुए लोगों को रखा जाएगा। इसके अंदर हर एक चीज की सुविधा है, लोग कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। खाने पीने की हर एक व्यवस्था अंदर है। अब जैसे कि जॉन और उसकी फैमिली को चुना गया था, उन्हें बंकर के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पहले इन्हें बंकर
बंकर के पास जाना होगा। जॉन फैसला करता है कि वो अपनी बीवी और बच्चे को बंकर के पास हर हाल में लेकर जाएगा और इनके पास सिर्फ आज रात का ही टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अगले दिन सुबह में ही वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला था। एलिसन अपने डैड से अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ मैंने पूरी जिंदगी यहाँ पर काटी है, इसलिए इस जगह को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। उसी समय एक एस्टेरॉयड जमीन पर आकर के गिरती है, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है। आसपास की धरती हिल जाती है। बिना वक्त गवाए ये लोग जल्दी से तैयारी करते हैं और एलिसन अपने डैड की कार लेकर के यहाँ से निकलने लगती है। एलिसन के डैड इन्हें एक गन भी देते हैं। कार को लेकर के ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय तक ड्राइविंग करने के बाद ये लोग एक जाम में जाकर के फंस जाते हैं। लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि चेकिंग हो रही थी। उसी समय अचानक से कई सारे छोटे छोटे एस्टेरॉयड की बारिश होने लगती है। जल्दी से जॉन अपने कार को स्टार्ट करता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल के पेड़ों से थोड़ा बहुत ये लोग सुरक्षित थे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्हें ब्रिज दिखाई देता है, जिसके बाद ये लोग कार से उतर करके उस ब्रिज के नीचे चले जाते हैं। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद जब शाम होती है तो एस्टेरॉयड गिरना बंद हो जाता है। लगभग रात हो चुकी थी और रात के समय में ये लोग ड्राइविंग करके एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। कुछ समय के बाद जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि प्लेन से निकल रही हैं। जल्दी से जॉन अपनी कार को ले जाकर के प्लेन के सामने खड़ा कर देता है। वो पायलट से डिस्कस करता है कि तुम्हें मेरी फैमिली को भी लेकर के चलना होगा, हमारी फैमिली को चुना गया है, हम भी उसी बंकर में जा रहे हैं। पहले तो पायलट आनाकानी कर रहा था, लेकिन जब जॉन रास्ते से कार हटाने से मना कर देता है तो वो मान जाता है। पायलट को भी प्रॉब्लम थी क्योंकि प्लेन के अंदर पहले से ही कई सारे लोग थे और अगर प्लेन भारी हो जाता तो बाद में उड़ाने से उसे प्रॉब्लम होती। खैर ये लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और रात भर हवा में उड़ने के बाद फाइनली ये लोग बंकर के पास पहुंचने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से एक एस्टेरॉयड आकर के जमीन से टकराती है और वो प्लेन को पूरी तरह से झकझोर देती है। वैसे तो पायलट प्लेन को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन प्लेन के इंजन में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसे लैंड करवाना बहुत जरूरी हो गया था। जल्दी से एरिया ढूंढ करके वो प्लेन को जमीन पर लैंड करवाने लगता है। लैंडिंग के दौरान प्लेन जा करके एक पहाड़ से टकरा जाती है। सभी लोग फटाफट प्लेन के बाहर आ जाते हैं। जॉन देखता है कि दोनों पायलट बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इन्हें यहाँ से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि इनके शरीर में कुछ घुस गया था। उसी वक्त जॉन को एक प्लेन दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि आसपास में ही कहीं वो बंकर है। वो बाकियों को भी ये बात बताता है और अपना आगे का सफर पैदल ही शुरू करता है। सभी लोग पैदल आगे बढ़ते हैं और कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इन्हें बेस कैंप दिखाई देता है। इसके बाद ये सभी लोग जल्दी से नीचे जाते हैं और एक एक करके आर्मी के ट्रक में बैठ जाते हैं और ये आर्मी के ट्रक इन लोगों को लेकर के बंकर के पास जाते हैं। जैसे ही ये लोग बंकर के पास पहुंचते हैं तो उसी वक्त वो बड़ा सा एस्टेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। वो पृथ्वी से टकराता उससे पहले ही सभी लोगों को बंकर के अंदर भेज दिया जाता है। सभी लोग अंदर जा करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बैठ जाते हैं। जब वो एस्टेरॉयड टकराता है तो पूरी धरती को हिला देता है। जापान, लंदन, फ्रांस, वेनेजुएला ऐसे ही कई देशों में वो एस्टेरॉयड गिरते हैं, जिसकी वजह से धरती की आधे से ज्यादा आबादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। धरती का भी पूरी तरह से नाश हो चुका था। लगभग 9 महीने बाद जब बंकर को खोला जाता है तब ये सभी लोग पहली बार धूप को देखते हैं। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर इंसान के रहने लायक बिल्कुल नहीं बचा था, इसीलिए कोई भी इस बंकर को छोड़ करके नहीं जाता है। इन सभी को बंकर के अंदर ही रहना था और अपनी आगे की जिंदगी को कंटिन्यू करना था। आगे चल करके बाई चांस अगर धरती का एटमॉस्फेयर इंसानों के रहने लायक रहा तो वापस से इंसान को धरती पर लाया जाएगा। फिलहाल इसी बंकर के अंदर कई सालों तक लोगों को रखा जाता है, आगे की प्लानिंग की जाती है, लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। समय बीतने के साथ साथ जब धरती का एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत ठीक होने लगा तब जॉन अपना सूट पहन करके बंकर के बाहर निकलता था। वो बंकर के बाहर जा करके कुछ जरूरी सामान ढूंढता था। जब वो समुद्र के किनारे जाता है तब उसे कुछ लाइफ बोट दिखाई देते हैं, जिसके अंदर उसे कुछ खास सामान नहीं मिलता। इसके बाद वो एक बड़े से शिप के अंदर चला जाता है। शिप के अंदर जाने के बाद ड्रोवर के अंदर उसे एक डायरी मिलती है। इस डायरी के अंदर उसे एक सुंदर सा फूल मिलता है जो सूख गया था, लेकिन ये फूल उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन जॉन रेडियो के कांटेक्ट में था। उसे बताया जाता है कि जल्दी से वापस बंकर में आ जाओ, तुम्हारी तरफ एक बड़ा सा तूफान आ रहा है। जिसके बाद जॉन जल्दी से शिप के बाहर निकलता है और भागते हुए बंकर की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे वे लोग बंकर को बंद कर रहे थे, लेकिन जल्दी से जॉन बंकर के अंदर आ जाता है। इसके बाद उसे क्वारंटाइन किया जाता है, फिर जाकर के वो अपनी फैमिली से मिलता है। यहाँ पर वो अपनी बीवी को वही फूल निकाल कर देता है जो उसे डायरी के अंदर मिला था। एलिसन को वो फूल काफी अच्छा भी लगता है। यहाँ पर हम नेथन को भी देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है। वो 16 साल का हो चुका है, मतलब कि इन लोगों को बंकर के अंदर रहते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं।
एक दिन अचानक से बंकर हिलने लगता है, सिग्नल चला जाता है, बंकर का कुछ हिस्सा टूट करके गिरने लगता है और ये सब कुछ उस तूफान की वजह से हो रहा था। उस तूफान ने बंकर को बहुत ही बुरी तरह से हिला दिया था। ढेर सारे लोग बंकर के अंदर दब करके मारे जाते हैं, कुछ तो जख्मी हो जाते हैं। जॉन जल्दी से अपने बीवी और बच्चे को उठाता है और बंकर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। कुछ जरूरी दवाइयाँ और सामान ले करके ये लोग जल्दी से बंकर के बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो कुछ ही समय के बाद पूरा बंकर ढह जाता है। सभी लोग भाग करके लाइफ बोट की तरफ आते हैं। इस बोट में बैठ करके ये लोग यहाँ से निकल सकते थे। बोट के अंदर बैठने के लिए लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं। जॉन अपनी बीवी और बच्चे के साथ आखिरी वाले बोट में बैठ जाता है। इस बोट में और भी ढेर सारे लोग थे। जैसे ही बोट में बैठते हैं तो तेज सुनामी इनकी तरफ आने लगती है। जो लोग बोट पर नहीं चढ़ सके थे वे लोग सुनामी के हत्थे चढ़ जाते हैं। सुनामी के कहर से बाकी के सारे लोग मारे जाते हैं। जॉन अपनी फैमिली के साथ जिस बोट में बैठा हुआ था वो बोट लंदन की तरफ आगे बढ़ रहा था। काफी समय तक बोट के सहारे पानी में तैरते हुए फाइनली ये लोग लंदन के आसपास पहुंच जाते हैं, जहां पर ये लोग देखते हैं कि पूरा लंदन शहर पानी से डूब चुका है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे करके पानी वाले एरिया से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को कुछ इंसान दिखाई देते हैं जिनका ये लोग पीछा करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ढेरों इंसान रह रहे थे। इसी जगह पर इन लोगों को एक एयरबेस भी दिखाई देता है। वैसे तो जिन लोगों को चुना गया था उन्हें अंदर जाने की परमिशन थी, लेकिन सोल्जर्स को ये नहीं पता था कि ये लोग सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। काफी वक्त बीत चुका था और इनके पास मशीन वगैरह कुछ भी नहीं था। जॉन का दोस्त बार बार अंदर जाने का जिद कर रहा था, इसीलिए एक सोल्जर उसे शूट कर देता है ताकि लोकल लोग पीछे हट जाएं। लेकिन लोकल लोगों को हटाने के चक्कर में जॉन का दोस्त बेचारा मारा जाता है। तेज तूफान इनकी तरफ आ रहा था, इसलिए इनका जाना भी जरूरी था। उसी समय जॉन को एक कार मिल जाती है जिसे एक आदमी ड्राइव कर रहा था और जॉन उससे लिफ्ट मांगता है। लिफ्ट के बदले में जॉन उसे कुछ सामान भी देता है, इसलिए वो इन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग कार में बैठते हैं और यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। ड्राइव करते हुए ये लोग काफी दूर निकल आए थे, इसलिए ये लोग एक जगह पर रुक करके थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। कई घंटों तक लगातार कार में बैठे बैठे ये लोग भी परेशान हो गए थे, लेकिन फिलहाल इन्हें नहीं पता था कि इन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब ये लोग आसमान में देखते हैं तो सैकड़ों छोटे छोटे एस्ट्रॉइड इन्हीं की तरफ आ रहे थे। जॉन और उसकी फैमिली जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन कार का जो ड्राइवर था वो डर गया था। वो कार में बैठ करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा मारा जाता है। कुछ समय के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जॉन अपना जरूरी सामान लेता है और फैमिली के साथ आगे बढ़ने लगता है। इसी लंदन शहर में जॉन के आंट का घर था और जब वो अपने आंटी के घर पर जाता है तो उसकी आंटी इन सब को देख करके हैरान हो जाती हैं और खुश भी होती हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये लोग जिंदा भी होंगे और वापस उनके ही घर पर आएंगे। यहाँ पर जॉन को मालूम चलता है कि उसकी आंटी ने और भी लोगों को रखा है। ये सभी बुजुर्ग लोग थे और वो इनकी देखभाल कर रही थी। आज रात ये लोग काफी अच्छा सा खाना खाते हैं, जिसे खाए हुए काफी दिन बीत चुके थे। जॉन अपने आंटी से कहता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर के उस तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर पहली बार एस्ट्रॉइड गिरा था। लगभग कई साल बीत चुके हैं और अब वो जगह रहने लायक हो गया होगा, वो काफी बेहतर हो गया होगा, ऐसा जॉन अनुमान लगा रहा था। जॉन अपनी फैमिली को हर हाल में उस जगह पर पहुँचाना चाहता था। उसकी आंटी उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुबह में निकलने से पहले उसकी आंटी उसे अपना कार दे देती हैं। वो इनसे मिलती हैं और जॉन को अपनी गन भी दे देती हैं। इन्हें आगाह करते हुए इनसे कहती हैं कि संभल कर जाना, लंदन अब पहले की तरह नहीं रहा। इसके बाद जॉन अपनी फैमिली के साथ कार को लेकर के नया सफर शुरू करता है। दिन भर ड्राइविंग करने के बाद जब ये लोग रात के समय में एक रास्ते से होकर के गुजर रहे थे तो उसी वक्त इन पर फायरिंग होता है। लगभग 2 लुटेरे थे जो इनकी कार पर फायरिंग कर रहे थे। जल्दी से जॉन कार से बाहर निकलता है और अपनी गन से इन्हें शूट करने लगता है। वो कार के कवर में था, इसलिए इन्हें मारना आसान हो जाता है। वो दोनों लुटेरों को आराम से मार देता है, लेकिन इनके साथ में जो एक महिला थी ना, वो मारी जाती है। ये लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं और फिर अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ और भी लोग मौजूद थे और ये सभी लोग इस पार से उस पार जा रहे थे। दरअसल इस जगह की धरती फट गई थी, इसलिए जमीन के 2 हिस्से हो गए थे। उस तरफ जाने के लिए लोग सीढ़ियों का और रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे थे। रस्सियों की मदद से जब ये लोग उस तरफ जाने लगते हैं तो उसी वक्त तेज हवा चलने लगती है। काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ये लोग रस्सी को पार कर लेते हैं। अब इनके सामने थी एक सीढ़ी और इसी सीढ़ी के जरिए इन्हें उस पार जाना था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सीढ़ी की मदद से ये लोग धीरे धीरे उस पार जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है। सीढ़ी गिरने के कगार पर थी, बड़े बड़े पहाड़ भी टूट रहे थे। एक सीढ़ी तो गिर जाती है जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे जाते हैं। शुक्र था कि जॉन अपनी फैमिली के साथ जल्दी से
सीढ़ी को पार कर लेता है और उस तरफ चला जाता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को लेकर के आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पूरा एरिया जल करके राख बन चुका है। मतलब कि जॉन ने जो सोचा था वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसी समय यहाँ पर एक आदमी गन लेकर के आ जाता है। जॉन उसे शांत रहने के लिए कहता है और उससे ये भी कहता है कि वो उस जगह पर जा रहा है जहाँ पर पहली बार एस्ट्रॉइड गिरा था, जिस पर वो आदमी कहता है कि उस जगह का नाम क्रेटर है और मैंने भी उस जगह के बारे में सुना है। वो जॉन को अपना नाम ओर्थर बताता है और फिर वो अपनी वैन से इन लोगों को लेकर के अपने घर पर जाता है। घर पर हम ओर्थर की बीवी और उसकी बेटी कैमिला को देखते हैं। ओर्थर इन लोगों को अपने साथ बैठा करके अच्छा सा डिनर करवाता है और इनसे कहता है कि मैंने भी उस जगह के बारे में सुना है, लोग कहते हैं कि वो जगह काफी बेहतर हो चुका है। इसके बाद ओर्थर उसे मैप के जरिए बताता है कि वो उस जगह पर कैसे जा सकता है। वो जॉन को रास्ता बताता है और उससे ये भी कहता है कि तुम मेरी वजह से बड़े ही आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हो। वो जॉन को एक फोटो दिखाता है जिसमें वो एक कमांडर के साथ में था। ओर्थर उसे कहता है कि जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें एक बेस कैंप मिलेगा, उस बेस कैंप में जा करके तुम कमांडर से मिलना और उसे मेरा नाम बताना, वो तुम्हें आगे बढ़ने देगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी को भी अपने साथ उस जगह पर लेकर के जाना होगा। जॉन को कोई ऐतराज नहीं था, वो उसकी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ओर्थर ने भी इनकी बहुत हेल्प की थी। कार से लंबा सफर तय करने के बाद जब ये लोग एक जगह पर बैठ करके थोड़ा आराम कर रहे थे तो उसी वक्त यहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो कि इनसे कहते हैं कि आगे सिविलियंस नहीं जा सकते हैं क्योंकि आगे जंग हो रही है और तुम्हें खतरा हो सकता है। उसी समय कैमल आगे आती है और इनसे कहती है कि हमें कमांडर जूनेट से मिलना है, वो मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मुझे जानते हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इसके बाद सोल्जर इनकी बात मान करके इन्हें अपने साथ आगे लेकर के जाते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि दो टीमों के बीच में जंग हो रही है। अंधाधुंध गोली बारूद एक दूसरे पर फेंके जा रहे थे। सोल्जर इन लोगों को लेकर के नीचे वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं और इस तरह से फाइनली ये लोग यहाँ से निकल आते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये लोग बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पर कमांडर जूनेट के बारे में पूछते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है, जिसका मतलब ये था कि अब इनकी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी जॉन रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी फैमिली के साथ आगे बढ़ने दिया जाए। वो काफी दूर से स्ट्रगल करके यहाँ पर आया है और अब वो पीछे नहीं हटना चाहता। जॉन और उसकी फैमिली को कुछ सिविलियंस के साथ एक एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है और जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी बीच रास्ते में अचानक से इन पर हमला होता है। दरअसल वो दो लुटेरे थे जिन्होंने इस एम्बुलेंस पर हमला कर दिया था। एक सोल्जर बाहर निकलता है जो कि मारा जाता है। उस सोल्जर के अलावा और यहाँ पर कोई नहीं था। लुटेरे अंदर आते हैं और सभी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। जॉन को पता था कि अगर ये एम्बुलेंस हाथ से गया तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वो एक लुटेरे के ऊपर हमला कर देता है। वो उसके हाथों से गन को छीनने लगता है। बाहर के लोग भी हिम्मत दिखाते हैं और दूसरे वाले लुटेरे पर हमला कर देते हैं। दोनों लुटेरे मर जाते हैं, लेकिन फायरिंग के दौरान गलती से एक गोली जॉन को लग गई थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, वो लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। एम्बुलेंस को स्टार्ट करके ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। काफी लंबे समय के बाद ये लोग पहाड़ी के काफी ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ से वैन आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए ये लोग आगे का सफर पैदल ही शुरू करते हैं। पैदल चलते हुए जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो फाइनली इन लोगों को वो जगह दिखाई देती है जिसे ये लोग क्रेटर के नाम से पुकारते थे। वो जगह सच में काफी खूबसूरत थी, चारों तरफ हरियाली थी, पीने का पानी था। जॉन अपनी फैमिली को यहाँ तक ला करके बहुत खुश था, लेकिन गोली लगने की वजह से उसके शरीर से ढेर सारा खून बाहर निकल गया था, इसी वजह से वो नहीं बच पाता। आखिरी बार वो अपनी फैमिली को अलविदा कहता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसकी बीवी और बेटे कुछ समय तक रोते हैं और फिर अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। ये लोग क्रेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।